आज हम कृतिका का पाठ 5 किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया पढ़ेंगे। इसके लेखक श्री शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, जिन्होंने अपने विषय में बताया है कि किस तरह उन्होंने हिंदी के विषय में आए हिंदी को लिखना शुरू किया। एक ऐसी बात, एक ऐसा जुमला मुझसे कह दिया गया कि मैं जिस हालत में था उसी हालत में और जो कुछ 5-7 रुपये मेरे पास थे उन्हीं को लेकर दिल्ली के लिए पहली ही बस मुझे जो मिली थी चुपचाप उसी पर चढ़ा और चल दिया। जुमला मतलब वाक्य, एक ऐसा वाक्य किसी ने उनसे कह दिया कि वो जिस हालत में थे उसी हालत में कुछ 5-7 रुपये ही उनके पास थे और उसी को लेकर वो दिल्ली के लिए पहली बस जो मिलती थी उसमें चुपचाप चल दिए। तब कर लिया हाँ कि मुझे जो भी काम करना है करना शुरू कर देना चाहिए। दिमाग में यही समाया हुआ था कि यह काम पेंटिंग है, इसी की शिक्षा अब मुझे लेनी है और फ़ौरन। वकील आर्ट स्कूल का नाम भर मैंने सुन रखा था, दिल्ली में कहाँ है यह पता नहीं था। खैर, किस्सा मुखत्सर यानी कि संक्षिप्त, किसी चीज़ का छोटा रूप, सार रूप, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह जी जो लेखक थे उन्होंने सोच रखा था कि अब जो भी मुझे काम मिलेगा उसे मैं शुरू कर दूंगा, चाहे वह पेंटिंग का काम ही क्यों ना हो। वकील आर्ट का नाम तो उन्होंने सिर्फ सुन रखा था। मेरा इम्तिहान लेकर और मेरा शौक देकर मुझे बिला फीस यानी कि बिना फीस के मुझे उस जो आर्ट स्कूल था उसमें उन्हें भर्ती कर लिया गया, एडमिशन दे दिया गया। मैंने 2-3 जगहों के बाद करोल बाग में लंबे सड़क मतलब सड़क के किनारे एक कमरा लिया और रोज़ाना वहाँ से कनॉट प्लेस को सुबह की क्लास में पहुँचने लगा। दिल्ली जाने के लिए उन्हें पहली बस ही मिली और चुपचाप उसी पर वो चल दिया और उनके पास सिर्फ 5-7 रुपये थे। वहाँ जाकर उन्होंने सबसे पहले पेंटिंग का काम सीखना शुरू किया। आर्ट स्कूल में उनको भर्ती कर लिया गया और जो वहाँ पर क्या उन्होंने वहाँ पर एक कमरा लिया और रोज़ाना वहाँ से कनॉट प्लेस को सुबह की क्लास में वे पहुँचने लगे। रास्ते में कभी कभी चलते ड्राइंग भी बनाता, कभी कभी या 7 कविताएं भी लिखता। इसका जरा भी ख्याल या वहमो गुमान न था कि ये कविताएं कभी प्रकाशित होंगी। बस मन की मौज या तरंग या कोई भी टीस सी थी। चुनांचे मतलब इसलिए इस प्रकार अंग्रेजी में जैसे भी कुछ और उर्दू में गज़ल के शेर लिखता और हर चीज़ और हर चेहरे को बगैर देखता उसमें अपनी ड्राइंग के लिए क्या तत्व खोज सकता हूँ या पा सकता हूँ या पा सकूँगा। आंखें थक जाती थी, बहुत थक जाती थी, मगर उस खोज का हर चीज़ और चेहरे और दृश्य का या स्थिति का और गति का अपना विशिष्ट आकर्षण कम ना होता था। बस आँखों की ही मजबूरी थी। अब क्या होता था कि वो उन्होंने क्या करते थे, उस आर्ट स्कूल में वो पेंटिंग का काम सीख रहे थे तो उनकी आंखें थक जाती थी, उनके हाथ दुख जाते थे, परंतु उन्हें क्या था, सीखने की लगन थी और वो सीखना चाहते थे। महाराष्ट्री बेकार थे, 30-40 के बीच में। वह इलाहाबादी यूनिवर्सिटी के हौसलों का कभी कभी जिक्र करते। इलाहाबाद माई वीकनेस, अंदर से मेरा हृदय बहुत उद्गिन मतलब परेशान हो जाता। अपने को दृश्य और चित्रों से खो देने की मुझ में शक्ति थी, मगर अंदर से दुखी था। पत्नी का देहांत टीवी से हो चुका था। दिल्ली की सड़कों पर अकेला, एकदम अकेला, और बस घूमता फिरता, कविताएं घसीटता या स्केच बनाता और अपनी खोली में आकर अपना अकेलापन खोकर बोर होता। मेरे कवि मित्र और बीए के सहपाठी नरेंद्र शर्मा एमए कर चुके थे और दिल्ली में एक बार उनसे क्या हुई थी, उनकी मुलाकात हुई थी। पता नहीं वे कांग्रेस की राजनीति में संलग्न थे या कोई पत्रकारिता वसीला का मतलब है कोई सी सहारे का खोज कर रहे थे। तभी एक बार बच्चन स्टूडियो में आए। बच्चन यानी कि हरिवंश राय बच्चन स्टूडियो में आए और उन्होंने क्या करा कि क्लास ख़त्म हो चुकी थी, मैं जा चुका था। वह एक नोट छोड़ गए मेरे लिए, मुझे नहीं याद उसमें क्या लिखा था, मगर वह बहुत मुखत्सर सा अच्छा सा नोट था। मुखत्सर मैंने बताया ना क्या होता है, संक्षिप्त रूप, एक छोटा सा किसी चीज़ को कहना। मैंने कहीं बहुत गहराई में अपने को कृतज्ञ महसूस किया। मेरी बहुत ही बुरी आदत है पत्रों का जवाब ना देना, चाहे सैकड़ों जवाब बाज पत्रों के मन ही मन लिखकर हवा में सांस के साथ बिखेरता रहूं कई दिनों तक। तो मेरे इस मौन की उपलब्धि, मेरी कृतज्ञता को व्यक्त करती हुई एक कविता उभरी। अंग्रेजी में अफसोस, एक सोनेट, वह भी अतुकांत मुक्त छंद में। मगर उनको लिख लेने के बाद मैंने अपना जवाब गोया भेज दिया। कई महीने निकल गए और घटना चक्र से मैं देहरादून आ गया। अपने ससुराल की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की दुकान पर कंपाउंड्री सीखने लगा और अच्छी खासी महारत मुझे टेढ़े मेढ़े अजूबा इबारत में लिखे नुस्खों को पढ़ सकने की हो गई थी। आप लोगों को पता है ना कि जब डॉक्टर किसी दवाई को लिखते हैं तो हम लोग कह देते हैं कि उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही है, तो इसी प्रकार से
उन्हें भी भाषा समझ में नहीं आती थी, परंतु वो धीरे धीरे जब उस केमिस्ट की अपनी उनकी ससुराल थी वहाँ पर उसकी भाषा वो समझने लगे थे। देहरादून में आ गए वो, तो उनकी ससुराल में केमिस्ट और ड्रगिस्ट की दुकान थी, वहाँ पर वो कंपाउंड्री सीखने लगे और उन्हें डॉक्टरों की भाषा पढ़ने में महारत हासिल हो गई। उसी वर्ष गुरुवार श्री शारदा चरण जी वकील ने देहरादून में पेंटिंग की क्लास खोली। मेरे सौभाग्य से यह मेरे देहरादून लौटने का बहाना था, वह बंद हो गई। तो मैं अक्सर सोचता कि कविता और कला की दुनिया में जो अब तक मेरी एकांत दुनिया रही है, किसी से उसे गरज नहीं रही और अब मैं बहुत कुछ वैसी ही बात हूँ। अब मैं कहाँ हूँ? मेरी आंतरिक दिलचस्पियों से किसी को दिलचस्पी नहीं थी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जैसे वो पेंटिंग सीख रहे थे और उसके साथ साथ वो धीरे से जब वो हरिवंश राय बच्चन जी से मिले, तो हरिवंश राय बच्चन जी के साथ मिलने के बाद उन्हें हिंदी सीखने का भी शौक़ चढ़ा। इस तरह से वो हिंदी में आए। ठीक है। अब उसके बाद वह बच्चन अंत में उन्होंने बताया कि बच्चन गर्मियों की छुट्टियों में देहरादून आए, ब्रजमोहन गुप्त के यहाँ ठहरे। इत्तेफाक देखिए कि यही ब्रजमोहन गुप्त मेरे भाई के मित्र और उनके पिताजी मेरे पिताजी के पड़ोसी और मित्र रह चुके हैं देहरादून में ही। ब्रजमोहन के साथ बच्चन डिस्पेंसरी में आकर मुझसे मिले और एक दिन मेहमान भी रहे। यह बच्चन की शुरू में धूम का ज़माना था। प्रबल झंझावासाती देहरादून के उसी साल की यादगार है। किस जोर की आंधी आई, उफ़ कितने बड़े बड़े पेड़ बिछे हुए थे। सड़कों पर टीन की छतें उड़ गई थी और क्या था, बच्चन उसी आंधी बारिश में गिरते हुए पेड़ के नीचे आने से बाल बाल बचे। बच्चन कौन? हरिवंश राय बच्चन है ना। वो बहुत अच्छे कवि थे, बहुत अच्छे लेखक थे। तो उन्हीं के गाइड के अनुसार वो हिंदी लिखने में आए, हिंदी सीखी उन्होंने। ठीक है। एक बार की और उन्हें बात याद आती है कि एक और बरखा की याद आ गई। देहरादून की सी नहीं मगर भरी बरसात की झमाझम बरखा। इलाहाबाद की गाड़ी पर पहुंचना था, रात का वक्त था। मेज़बान इसरार कर रहे थे, इसरार मतलब उनका आग्रह कर रहे थे कि इस वक्त कुली नहीं है, तांगा नहीं है, कैसे जाओगे, सुबह तक रुक जाओ। किससे कर रहे थे? जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं उनसे। और हरिवंश राय बच्चन जी से उनका गहरा दोस्ताना हो गया था, गहरी मित्रता हो गई थी। तो लेकिन उन्होंने कहा कि बच्चन ने क्या करा, अपने बिस्तर पर अपने कंधे पर अपना बिस्तर रखा और स्टेशन की तरफ चल पड़े। जहाँ पहुँचना था वहाँ वक्त पर पहुँचे। इलाहाबाद मुझे बच्चन ही खींच कर ला सकते थे। और जो ये थे शमशेर सिंह बहादुर जी, इन्होंने क्या करा, इनके साथ हरिवंश राय बच्चन जी के साथ ये कहाँ पर आ गए, इलाहाबाद आ गए। कोई संभावना की कल्पना भी नहीं कर सकता, मैं स्वयं भी नहीं। और उस पर बच्चन को मैं तब जानता था भी कितना था, बराए नाम सिर्फ नाम के लिए, दिखने के लिए जानता था। मैं स्वयं नहीं, मगर उस परिचय के जितने भी क्षण थे सटीक थे, बिल्कुल ठीक थे वो मात्र क्षण ही। आजकल की तरह ही मैं बहुत कम कहीं आता जाता किसी से मिलता जुलता था। मुझे इसकी कभी कोई जरूरत से न महसूस, शायद ऐसा वहम था जो वहम ही था। मेरे निजी एकांत दुनिया में मेरे साथ चलने वाला कोई भी नहीं था। ये 36, 37, 38 साल के थे। जी हाँ। तो हाँ, बच्चन ने मुझसे कहा तुम यहाँ रहोगे तो मर जाओगे, चलो इलाहाबाद और एमए करो इत्यादि। मतलब वो देहरादून में रह रहे थे और देहरादून में रहकर क्या कर रहे थे, वो पेंटिंग का काम सीख रहे थे। जो आर्ट स्कूल खोला था उसमें वो अपना पेंटिंग का काम सीख रहे थे और अपना गुजारा उसी से चला रहे थे। तो बच्चन जी ने उनसे कहा कि तुम यहाँ रहोगे, भूखे मर जाओगे, चलो मेरे साथ और इलाहाबाद चलो और वहाँ पर तुम एमए करना। तो ठीक है। उसके बाद क्या करा उन्होंने, इलाहाबाद आए। तो बच्चन ने क्या किया, बच्चन के पिता ने मेरे लोकल गार्जियन, मतलब बच्चन साहब के जो पिता थे उन्होंने उसे उनके लोकल गार्जियन बने। उन्होंने उर्दू फारसी की सूफ़ी नज़्मों का एक संग्रह बड़े स्नेह से मुझे दिया। वे आशीर्वाद से अरसे तक मेरे साथ रहा और एक अर्थ में अब भी है। बच्चन ने एमए प्रीवियस और फाइनल के दोनों सालों का जिम्मा लिया। बच्चन साहब ने ही उन्हें एमए करवाई हिंदी में। ठीक है। और बोले कि जब तुम इस काबिल हो जाओ तब तुम वापस कर देना। मतलब उन्होंने फ़ीस जो भरने का जो जिम्मा था बच्चन साहब जी ने ले लिया और उन्होंने उनसे कहा कि तुम चिंता मत करो, जब तुम इस काबिल बन जाओ कि मेरे पैसे वापस कर सको तो मुझे वापस कर देना। बच्चन का प्लान यह था कि किसी तरह का काम का आदमी बन जाऊं। उनके स्वयं अंग्रेजी में फ़ाइनल कर लेने, 10 साल की मास्टरी के बाद और बीटी कर लेने के साथ साथ मैं भी यूनिवर्सिटी की डिग्री लेकर फारिग हो जाऊं ताकि कहीं पैर जमा कर खड़ा हो सकूं। सो कहाँ ऐसा होना था, कहीं ना कहीं यह बात पिताजी की सरकारी नौकरी को देखकर मेरे दिल में बैठ गई कि नौकरी नहीं करनी। उन्होंने मतलब सोच लिया कि देखो कोई भी बेटा समय की बात होती है, कभी कोई ऐसा, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कोई किसी के लिए अच्छी हेल्प करता है या उसकी सहायता करता है। तो बच्चन साहब जी ने यही करा, उनकी सहायता करी, उन्हें एमए में दाखिला दिलवाया और पहले साल और दूसरे साल के लिए उनके साथ उन्होंने उनके लिए मतलब उनकी सहायता की। ठीक है।
इसके बाद उन्होंने देखा कि हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में एक सीट मुझे फ्री मिल गई और पंत जी की सहज कृपा से मैं कभी नहीं भूलूंगा इंडियन प्रेस से अनुवाद का काम। अगर सचमुच की कोई बात मेरी समझ में आती थी तो वह एक यही थी कि अब मुझे कविता, हिंदी कविता गंभीरता से लिखनी है, जिससे कि मेरा रब्त बिल्कुल छूट चुका था। रब्त मतलब रिश्ता, संबंध उनसे उनका बिल्कुल छूट चुका था। किससे? हिंदी कविता से, मतलब और चीज़ों से। वो हिंदी कविता ही लिखना चाहते थे। भाषा और शिल्प लगभग अजनबी से हो चले थे। आखिर हिंदी फर्स्ट फॉर्म तो मेरी कभी नहीं रही थी। घर में खालिश उर्दू के ही वातावरण में पला था। बीए में भी उर्दू का एक विषय लिया था। गज़ल मेरी भावुकता, आंतरिक अभाव अपने तौर पर भली बुरी एक मौन साथी थी। जैसी भी कुछ थी अपनी थी। शायद विषयांतर हो रहा था, मगर बच्चन मेरे जिस साहित्यिक मोड़ मेरे हिंदी के पुनर्संस्कार के प्रमुख कारण बने। एक बार पहले भी सन 33 में प्रीवियस का इम्तिहान दिए बिना ही यूनिवर्सिटी छोड़कर जा चुका था, मगर तब तक कुछ रचनाएं सरस्वती और चांद में छप चुकी थी और बच्चन ने अभ्युदय में प्रकाशित मेरे एक सोनेट को पसंद किया। सोनेट मतलब जो उनका लिखा हुआ साक्षात्कार, एक छोटा सा लेख, ठीक है। उसके बाद उन्होंने आगे बताया कि हिंदी ने क्यों मुझे उस समय अपनी ओर खींचा। इसका स्पष्ट कारण तो मेरी चेतना में निराला और पंत थे। उन्होंने निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और उन्होंने पंत जी का नाम भी लिया है, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत जी के विषय में भी उन्होंने बताया कि हिंदी में लाने के लिए ये सबसे बड़े उनके सहभागी रहे हैं, सबसे बड़ा उन्होंने इनको सहयोग किया है, ठीक है। उनसे प्राप्त संस्कार, इलाहाबाद प्रवास और इलाहाबाद के हिंदी साहित्यिक वातावरण में मित्रों से मिलने वाला प्रोत्साहन और हिंदी आज भी अपनी ओर इन्हें खींचती है। बावजूद कम से कम मुझ जैसों को दुखी और व्यक्त करने वाले संकीर्ण सांप्रदायिक वातावरण के बच्चन इस वातावरण को आज मर्दानवार झेल ही नहीं रहे हैं। मगर सन 1937 में मेरा हालत है कि जैसे मैं फिर से तैरना सीख रहा हूँ। बीच में क्या करें, इन्होंने हिंदी लिखना छोड़ दिया तो वो हिंदी की कविताएं लिखना भूल गए, और ऐसे 3 साल बाद ऐसा लगा कि ये दोबारा से फिर से हिंदी के विषय में शुरुआत कर रहे हैं। 3 सालों में बहुत कुछ भुला चुकने के बाद मेरी अंश चेतना का यही स्वर था कि बच्चन शायद मुझे इसलिए इलाहाबाद लाए हैं। वह मैदान में उतर चुके हैं, बस ज़रा आर्थिक रूप से निश्चित हो जाने की देर है। मुझे याद है कि बच्चन ने एक नई स्टेंजा क्या होता है, अंतरा, है ना, एक नया टॉपिक, एक नई कविता, स्टेंजा का प्रकार मुझे बताया था। 14 पंक्तियाँ और तुर्कों का प्रभावकारी विन्यास, बीच बीच में अनेक पंक्तियाँ। मतलब इन्होंने यह है कि हरिवंश राय बच्चन जी ने बहुत इनकी सहायता की, क्या, हिंदी सिखाने में, और किस प्रकार वो हिंदी में, सिर्फ बच्चन साहब जी के कारण वो हिंदी में आए। बच्चन साहब जी के निशा निमंत्रण की कविताओं के रूप प्रकार ने मुझे आकृष्ट किया। मैंने कुछ कविताएं उस प्रकार में लिखने की कोशिश की, मगर मुझे बहुत मुश्किल जान पड़ा। 9 पंक्तियां, 3 स्टैंजा, प्राय सभी कवि उस छंद में लिख रहे थे, मुझसे नहीं चला। अरगरचे कुछ पंक्तियां इस अभ्यास में शायद बुरी नहीं उतरी। निशा निमंत्रण के कवि के प्रति मेरी एक कविता, जिस पर पंत जी ने कुछ संशोधन भी है, रूपाप काल में हुए, मेरे पास आज भी अप्रकाशित सुरक्षित है, और उसका भी बच्चन जी को पता नहीं है। मैंने अपने कोर्स की ओर ध्यान नहीं दे रहा था, इससे बच्चन जी को शोभ था। शोभ मतलब उन्हें दुख था कि ये क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। इनके साथ एमए भी चल रही थी, तो ये क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। अतः मेरे मन में एक स्थायी संकोच, ठीक है, शर्मा रहे थे। 2 साल पूरे करके आखिर फाइनल का इम्तिहान मैंने फिर भी नहीं दिया। बच्चन के साथ एक कवि सम्मेलन में भी उसी साल गया, शायद गोरखपुर। मैंने देखा कि कविता में मेरा नया अभ्यास निरर्थक नहीं गया। सरस्वती में छवि एक कविता ने निराला जी का ध्यान आकृष्ट किया। कुछ निबंध भी मैंने लिखे। आज मैं स्पष्ट देखता हूँ कि मेरे जीवन के इस भरपूर और कैसे आकस्मिक मोड़ के पीछे बच्चन जी की मौन सजग प्रतिभा रही है। उन्होंने देखो ये स्पष्ट किया है कि कैसे उनको नया मोड़ मिला, और उस नए मोड़ के पीछे हरिवंश राय बच्चन जी का पूरा सहयोग रहा है। उन्होंने उनकी पूरी क्षमता लगाई है। बच्चन से मैं हमेशा दूर ही दूर रहता आया हूँ, और अब जब मैंने देखा कि उनके पास रहने की मेरी एक परिभाषा है, ठीक है, और उन्होंने ही मेरी बहुत सहायता की है। किसने? बच्चन जी ने। बहुत सी अनुपस्थित चीज़ें मेरे लिए उपस्थिति के समान है, और उपस्थित अनुपस्थित के मैं नज़दीक आने, बहुत मिलने जुलने, चिट्ठी पत्र आदि में विश्वास नहीं करता हूँ, ठीक है। उन्होंने बहुतों की तरह मेरे भी नज़दीक हैं, और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वह मेरा अनुमान है कि और सैकड़ों व्यक्तियों को ऐसे अनुभव हुआ होगा। अनुमान ही क्यों, मुझको मालूम हुआ है कि मैं अपने इस अनुभव को विशिष्ट या विशेष नहीं मानता। वस्तुतः
ऐसा कुछ विशिष्ट या विशेष दुनिया में नहीं हुआ करता था। बच्चन जैसे लोग भी दुनिया में हुआ करते हैं और वे हमेशा ही ऐसे होते हैं। असाधारण कहकर मैं उनकी मर्यादा कम नहीं करना चाहता, मगर यह साधारण और सहज प्राय दुष्प्राप्य भी है। बात अजब है मगर सच है। दुष्प्राप्य का मतलब होता है जिनका मिलना कठिन हो। इसलिए बेटा इस कहानी में इस शमशेर सिंह बहादुर जी की जो ये आत्मकथा है उन्होंने यही बताया है कि किस प्रकार हरिवंश राय बच्चन जी ने क्या करा, उनकी सहायता की, उनके सहभागी बने। उसमें बताया ना, सबसे पहले उन्होंने क्या करा, वो जैसी हालत में थे उनको किसी ने ऐसा वाक्य कह दिया कि वो जैसी हालत में थे वैसी हालत में वहाँ से चल पड़े अपने घर से और दिल्ली आ गए। और दिल्ली में सड़कों पर भटके, एक आर्ट स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया, एडमिशन ले लिया, वहाँ पर रहने भी लगे, लेकिन वो काम भी उन्हें रास नहीं आया। और उसके बाद वो जब देहरादून अपनी ससुराल आ गए तो देहरादून में आकर उनके ससुराल में केमिस्ट और ड्रगिस्ट की दुकान थी और वहाँ पर वो क्या सीखने लगे, मतलब वहाँ पर रहकर काम सीखने लगे। ठीक है, कंपाउंडरी का काम सीखने लगे। कंपाउंडरी का काम सीखने के बाद उनको हरिवंश राय बच्चन जी से मिले और हरिवंश राय बच्चन जी ने उन्हें इलाहाबाद में लाकर उनकी बहुत सहायता की, कविता में लिखने में बहुत सहायता की, उन्हें MA भी करवाया।